कितनी ठंड हो रही है। ऊपर से मेरी बहू भी शहरी है। मैंने कहा था मेरे मुकेश के लिए शहरी लड़की मत देखो, पर अब देख ली है तो कर भी क्या सकते हैं। मुझे तो चिंता हो रही है अपनी बहू की। शहर में तो सब गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। मेरी बहू इस ठंड में नीचे जमीन पर बैठकर इस 3 मुंह वाले मिट्टी के चूल्हे पर कैसे खाना बनाएगी। अरे कल्पना, इतना क्यों फिक्र कर रही हो? बहू के आने से पहले हम घर में एक नया छोटा सा गैस सिलेंडर ले आएंगे और बहू अकेली थोड़ी ना रहेगी। तुम और भारती हो ना बहू की मदद करने के लिए। हाँ माँ, तुम फिक्र मत करो। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे और तुम्हारी बहू के आने से पहले घर में एक नया गैस चूल्हा ले आएंगे। इस तरह सब घर में नया सिलेंडर लाने की सोचते हैं, पर वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और समय यूं ही बीतता है। और बहुत जल्द देखते ही देखते मुकेश की शादी हो जाती है। और जब रेशमा अपने गरीब ससुराल में कांपती हुई आती है और कमरे की ओर जाती है तो उसकी नजर रसोई पर पड़ती है और उसे सामने से ही 3 मुंह वाला मिट्टी का चूल्हा नजर आ जाता है। ओह, कितनी ठंड हो रही है। और ये क्या, आज भी ससुराल में मिट्टी का चूल्हा, वो भी 3 मुंह वाला। अरे रेशमा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ठंड का समय है, ठंड में तो गांव में मिट्टी के चूल्हे ही बनाए जाते हैं। ये शायद इमरजेंसी के लिए होगा। सिलेंडर रसोई घर में ही कहीं और रखा होगा। भाभी, आप आराम कर लो। कल सुबह कुछ मेहमान घर में आएंगे और उनके लिए आपको अकेले ही खाना बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं भारती, मुझे खाना बनाना आता है। रेशमा बड़े प्यार से भारती को जवाब देती है और पूरा परिवार रात का खाना खाकर सो जाता है। और रेशमा सुबह जल्दी उठती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है पर मुझे सिलेंडर नजर नहीं आ रहा है। मैं खाना किस पर बनाऊं? माफ करना बहू, तेरे गरीब ससुराल वालों के पास सिलेंडर नहीं है। हम गरीब तो इसी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। पर तू चिंता मत कर, 3 मिट्टी के चूल्हे एक साथ बने हुए हैं तो इन पर आराम से खाना बना लेना। झटपट बन जाएगा खाना और तेरी नंद है ना, वो तेरी मदद करवा देगी। अच्छा, तो मेहमान आने वाले हैं, मैं चलती हूँ, तू रसोई संभाल लेना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर में मेहमान आ रहे हैं और सबको मेरे हाथ का खाना खाना है, पर मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना ही नहीं आता। रेशमा, अब तुझे इस ठंड में कुछ करना ही पड़ेगा। काम बताकर कल्पना वहां से चली जाती है और बेचारी रेशमा रसोई में बैठकर अकेली चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, पर 3 में से एक भी चूल्हा उससे नहीं जल पाता और धुआं होने लगता है। अरे ये चूल्हा कैसे जलेगा? धुआं हो रहा है, इस धुएं को कैसे खत्म करूं? एक काम करती हूँ, पानी डाल देती हूँ, धुआं भी खत्म हो जाएगा। आज से पहले रेशमा ने कभी भी चूल्हा नहीं जलाया था, इसलिए जब धुआं होता है तो वो धुएं को खत्म करने के लिए पानी डाल देती है, जिस वजह से लकड़ियों में हल्की सी आग भी बुझ जाती है और पूरी रसोई में धुआं भर जाता है। खांसते खांसते रेशमा की हालत खराब होने लगती है, पर तभी वहां भारती आ जाती है और हाथ में पंखा लेकर धुएं को खिड़की के जरिए बाहर करती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, अगर आपको चूल्हा जलाने में दिक्कत हो रही थी तो मुझे आवाज दे देती। अच्छा, आप रुको, मैं अभी ये 3 चूल्हा जला देती हूँ, फिर आप आराम से खाना बना लेना, क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, बाहर मेहमान आए हैं ना। थैंक यू भारती, सही समय पर आने के लिए और मेरी मदद करने के लिए। तुम बस चूल्हा जला दो, मैं आराम से खाना बना लूंगी। भारती 3 मिट्टी के चूल्हे जला देती है और वहां से चली जाती है, पर अब भी रेशमा को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में दिक्कत आती है। चूल्हे में इतनी ज्यादा आग होती है कि वह चूल्हे पर बर्तन भी नहीं रख पाती। इसके बाद वह एक पतीले में कुछ आलू उबालने के लिए रखती है, पर आग ज्यादा होने की वजह से उसका हाथ जल जाता है और उसके हाथ से सारे आलू छूटकर आग में चले जाते हैं। अच्छा हुआ जो मैंने पतीले में पानी नहीं डाला था, वरना आलू के साथ साथ पानी भी आग में चला जाता और फिर से धुआं हो जाता। पर अब क्या करूं? इन आलूओं को कैसे बॉईल करूं? आलू तो आग में गिर गए, इन्हें कैसे निकालूं? और अब घर में ज्यादा आलू भी नहीं है। मैंने सोचा था आलू का पराठा बनाऊंगी, पर एक काम करती हूँ, मटर की सब्जी और पूरी बना लेती हूँ। हाथ जलने के बाद भी रेशमा को अपनी पहली रसोई की फिक्र सताती है, क्योंकि रेशमा ने कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, इसलिए उसे मिट्टी के 3 चूल्हे पर खाना बनाने में काफी परेशानी आती है। अब वो जैसे तैसे चूल्हे पर कढ़ाई रखती है और पूरी बनाने के लिए आटा लगाती है और पूरी बनाना शुरू करती है, पर तेज आंच होने की वजह से उसकी पूरी भी जलने लगती है। अरे ये आग कम कैसे होगी? मेरी तो सारी पूरियां ही जल रही हैं। किससे मदद मांगू? भारती भी बाहर है, कैसे आवाज दूं? भाभी, खाना बन गया क्या? सभी मेहमान बाहर वेट कर रहे हैं। भारती, मेरी पूरियां जल रही है, ये आग कम कैसे होगी? भाभी, अगर ऐसा है तो कुछ लकड़ियां चूल्हे से निकाल दिया करो, और 3 चूल्हा क्यों जलाया है? हटिए आप, मैं आग कम करती हूँ।
एक बार फिर भारती आकर खाना बनाने में अपनी भाभी की मदद करती है और रेशमा का जब खाना बन जाता है तो सारे मेहमान किचन में ही आ जाते हैं और वो सबको खाना परोसती है। पर क्योंकि पहली बार रेशमा ने पहली रसोई की रस्म मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर की थी, इसलिए उसके खाने में स्वाद नहीं आता और घर आए मेहमान उसके खाने का मजाक बनाते हैं। मैं सही थी, शहरी लड़कियां खाना बनाना जानती ही नहीं है। कल्पना बहन, तुम तो बड़ा कह रही थी कि तुम्हारी बहू शहरी और खाना बनाना जानती है। देखो कैसा खाना बना दिया तुम्हारी बहू ने। काकी माफ करना, पर मैंने पूरी कोशिश करी थी कि खाना खराब ना हो। बहू, किसी को तेरे हाथ का खाना पसंद आए या ना आए, मुझे तो तेरे हाथों का खाना बहुत पसंद आया है। अरे बहन, तुम मेरी बहू के खाने की बुराई मत करो। हमने तुम्हारी बहू के हाथ का भी खाना खाकर देखा था। मेरी बहू को तो चूल्हे पर भी खाना बनाना आता है, तुम्हारी बहू को तो वो भी नहीं आता। बहू, तूने पहली बार मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया और हम लोगों को खिलाने के लिए अपना हाथ भी जला लिया। मुझे तुझ पर गर्व है। तू चिंता मत कर, ठंड खत्म होने से पहले मैं घर में एक सिलेंडर जरूर लेकर आऊंगी और तब इन सबको बुलाऊंगी और इन्हें तेरे हाथ का खाना खिलाऊंगी। और जो आज तेरे खाने का मजाक बना रहे ना, देखना वही तेरे खाने की तारीफ करके जाएंगे। माफ करना भाभी, पर आपने यहाँ हमें अपनी बहू की पहली रसोई में शामिल करने के लिए बुलाया था या हमारा ही मजाक बनाने के लिए बुलाया था? वैसे भी मैं गरीबों के घर नहीं जाती, पर आप मेरी भाभी थी इसीलिए आई। पर अब लग रहा है कि मैंने आकर भी गलती करी। माफ करना, पर मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सही कहा तुमने, मुझे गरीब को इस ठंड में तुम जैसे अमीरों को नहीं बुलाना चाहिए था, पर क्योंकि आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म थी इसलिए मैंने बुलाया। माफ करना। कल्पना अपनी बहू की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाती और घर आए मेहमानों को सुना देती है, जिसके बाद सभी लोग मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं और रेशमा अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इसलिए मैंने भी फैसला लिया है कि जब तक घर में सिलेंडर गैस नहीं आ जाता, मैं घर के 3 मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाऊंगी और आप इसमें मेरी मदद करोगी ना माँ जी, आप मेरी मदद? रेशमा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? माँ तो तुम्हें लेकर वैसे ही बहुत परेशान है। और रेशमा, तुम भारती और माँ तो भूखी ही रह गई, अब जल्दी से कुछ बना लो। पर घर में तो राशन भी नहीं है। थोड़े से आलू रखे थे, वो भी मुझसे आग में गिर गए। अब तक तो वो जलकर राख भी हो गए होंगे। मैं देख कर आती हूँ। किसने कहा भाभी कि आलू आग में जल गए? बल्कि आलू तो आग में पक गए हैं। आज तो हम अपना फेवरेट खाना बनाएंगे। क्यों ना, चलो जल्दी से आलू का चोखा बनाते हैं और रोटी के साथ खाते हैं। भारती रेशमा आग में पके हुए आलूओं का चोखा बनाती है और सब बैठकर खाते हैं। रेशमा को वो आलू का चोखा बहुत पसंद आता है और अब वो भी 2 आलू आग में पकाना रोज शुरू कर देती है और हर रोज वो अपने लिए ऐसे ही आलू का चोखा और रोटी बनाकर खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक एक पैसे जोड़कर अशोक और मुकेश रेशमा के लिए गैस चूल्हा लेकर आते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी कड़ाके की ठंड में आप गैस सिलेंडर लेकर आ गए। अब मुझे इस ठंड में कांपते हुए मिट्टी के चूल्हे पर नीचे बैठकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब मैं आधे घंटे में गैस पर खाना बना लूंगी। पर माँ जी, मुझे आलू का चोखा रोज खाना है। इसके लिए मैं अपनी 3 मिट्टी के चूल्हे को जरूर जलाऊंगी ताकि अपना आलू पका सकूं। सिलेंडर देखकर रेशमा बहुत खुश होती है, पर घर में गैस आने के बाद भी रेशमा पूरी ठंड में मिट्टी के चूल्हे को जलाती है और उसमें आलू पकाकर अपना चोखा बनाकर खाती है और इस ठंड को एंजॉय करती है। जब आपको पता है कि मैं रोज नॉन वेज खाती हूँ तो वेज बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे नहीं खानी ये घास फूस। उर्मिला, आज सारे नॉनवेज की दुकान बंद थी इसलिए मैंने वेज बना दिया। अगर एक दिन वेज खा लोगी तो कोई पगड़ी थोड़े ना टूट जाएगा। नहीं माँ, मैं खाऊंगी तो सिर्फ नॉनवेज खाऊंगी, वेज नहीं। इतना कहकर उर्मिला अपने फोन से ऑनलाइन नॉनवेज प्लेटर मंगवाती है और खाने लगती है। उर्मिला बचपन से ही नॉनवेज की बड़ी शौकीन थी। शायद ही कोई दिन होता था जिस दिन उर्मिला नॉनवेज ना खाए। समय गुजरता है, एक अच्छे परिवार में उर्मिला की शादी हो जाती है और आज उर्मिला की पहली रसोई होती है। आज तो मेरी पहली रसोई है। एक काम करती हूँ, चिकन फ्राई, चिकन तंदूरी, चिकन कढ़ाई, चिकन बिरयानी और चिकन के कोफ्ते बना देती हूँ। उर्मिला नॉनवेज बनाने के लिए रसोई में जा ही रही होती है कि तभी उर्मिला की जेठानी प्रेरणा आती है। आज तो मेरी प्यारी देवरानी की पहली रसोई है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। और हाँ, याद रहे, हमारा परिवार प्योर वेजिटेरियन परिवार है तो कुछ भी नॉनवेज आइटम मत बनाना, ठीक है? अब मैं क्या करूं, मुझे तो वेज खाना इतना अच्छा बनाना भी नहीं आता है। एक काम करती हूँ, सब लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, तो अंडा बना लेती हूँ। वैसे भी आजकल अंडा वेज में ही आता है। उर्मिला अपनी पहली रसोई की रस्म में अंडा कढ़ी और चावल बना देती है और ले जाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है।
घर के सभी लोग जैसे ही डाइनिंग टेबल पर अंडा देखते हैं तो सभी डाइनिंग टेबल से दूर खड़े हो जाते हैं। अरे आप लोग तो इस तरह डाइनिंग टेबल से दूर भागे जैसे डाइनिंग टेबल पर खाना ना हो, किसी ने बम रख दिया हो। ए शिव 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 शिव, छोटी बहू ये तूने क्या बना दिया। हमारे पूर्वजों ने कभी मांस मच्छी नहीं खाई और तूने हमारे घर में अंडा बना दिया। उर्मिला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी रसोई में कुछ भी नॉनवेज नहीं बनना चाहिए और तुमने अंडा बना दिया। लेकिन जेठानी जी, अंडा तो वेज में आता है और ये तो आजकल हर कोई खाता है। हमें किसी और से मतलब नहीं है, आइंदा कभी नॉनवेज नहीं बनना चाहिए। प्रेरणा बहू, जाकर इस चावल को फ्राई करके ले आओ और छोटी बहू, तुम इस सब्जी को ले जाकर घर से दूर फेंक दो। अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देख उर्मिला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ना चाहते हुए भी उर्मिला को सारी अंडा कड़ी फेंकनी पड़ती है। इन लोगों ने कभी नॉनवेज नहीं खाया है, इसलिए ये नॉनवेज से दूर भागते हैं। एक काम करती हूँ, चिकन को बिल्कुल चाप की तरह बना देती हूँ। जब सब मेरे हाथ की चिकन चाप खाएंगे तो सभी को काफी पसंद आएगी और धीरे धीरे सब भी नॉनवेज खाना शुरू कर देंगे। नॉनवेज की शौकीन देवरानी फिर से रसोई में एक बार चिकन चाप बनाने लगती है कि तभी अचानक प्रेरणा किचन में आ जाती है। क्या बना रही है आज मेरी देवरानी किचन में? कहीं कल की तरह अंडा तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस चाप बना रही थी। वैसे सारा खाना बन गया, आप बैठिए, मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। उर्मिला सभी की प्लेट में चिकन चाप परोसने लगती है और चिकन चाप की खुशबू सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है। सभी खाने का पहला निवाला खाने ही वाले होते हैं कि तभी प्रेरणा, रुक जाओ सभी, कोई ये खाना नहीं खाएगा। लेकिन क्यों प्रेरणा बहू? उर्मिला बहू ने इतने प्यार से हमारे लिए चाप की सब्जी बनाई है और तू हमें खाने से रोक रही है। उर्मिला, सच सच बताओ, ये चाप ही है ना? क्योंकि मैंने भी कई बार चाप बनाई है लेकिन कभी भी मेरी चाप इतनी अलग नहीं बनती थी। इसके पीस काफी अजीब हैं। ये चाप है या कुछ और? अरे नहीं नहीं जेठानी जी, ये चाप ही है। देखो उर्मिला, हमसे झूठ मत बोलो वरना मैं किचन में जाकर चेक करूंगी कि तुमने चाप ही बनाया है या कुछ और। जेठानी के किचन में जाकर चेक करने की धमकी सुन बेचारी उर्मिला सभी को सच बता देती है। उर्मिला बहू, तुझे मैंने कल ही समझाया था कि हमारे घर में नॉनवेज नहीं बनता और तूने फिर से आज नॉनवेज बना दिया। लेकिन माँ जी, आजकल तो हर कोई नॉनवेज खाता है, तो आप लोग नॉनवेज क्यों नहीं खाते? मैंने इसीलिए आप लोगों से झूठ बोला ताकि आप लोग नॉनवेज खाओ और आपको पता चल सके कि नॉनवेज कितना टेस्टी होता है। तुम्हारे लिए टेस्टी होता होगा लेकिन हमारे लिए इसका नाम भी लेना गलत है। जिस तरह ये चिकन बनाया है उसी तरह से उठाकर बाहर फेंक दो। अब मुझे फिर से पूरे किचन को गंगा जल से शुद्ध करना पड़ेगा। बेचारी देवरानी आज भी अपना बनाया हुआ नॉनवेज ले जाकर फेंक देती है। वहीं जेठानी पूरे किचन को गंगा जल से शुद्ध करके सभी के लिए वेजिटेरियन खाना बनाती है। ये लोग नॉनवेज नहीं खाते तो ना खाएं, लेकिन मैं तो वेज खाना नहीं खा सकती। इन लोगों के लिए ना सही लेकिन अपने लिए तो मैं नॉनवेज बना ही सकती हूँ ना। उर्मिला रसोई में खड़े होकर अपने लिए बिरयानी बना रही होती है कि तभी वहां प्रेरणा आती है और फिर से अपनी देवरानी को रसोई में नॉनवेज बनाता देख उस पर भड़कने लगती है। तुम्हारे सर में दिमाग है या भूसा? तुमने फिर से रसोई में नॉनवेज बना दिया। इतने सालों से मैंने अपनी रसोई को शुद्ध कर रखा था और तुमने इसे अशुद्ध करके रख दिया है। कल तक होगी ये आपकी रसोई लेकिन अब से ये मेरी भी रसोई है, तो मैं जो चाहूं इसमें बना सकती हूँ। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मैं तो खाऊंगी। उर्मिला चिकन बिरयानी बनाती और सीधा अपने कमरे में ले जाकर खाने लगती है। अपनी देवरानी की इस हरकत को देख जब जेठानी अगले दिन से देवरानी का रसोई में आना ही बंद कर देती है। आज के बाद तुम इस रसोई में तभी आओगी जब तुम कुछ वेज बनाओगी। अगर तुम्हें नॉनवेज खाने का ज्यादा ही शौक है तो बाहर होटल में जाकर खाओ। मेरे घर की रसोई में तुम्हें नॉनवेज बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ कि मुझे नॉनवेज बनाने से कौन रोकता है। जिस तरह आप इस घर की बहू हो ठीक उसी तरह मैं भी इस घर की बहू हूँ और जितना आपका हक है रसोई में उसी तरह मेरा भी हक है रसोई पर, समझी आप? अपनी जेठानी को धक्का देकर उर्मिला किचन में आकर नॉनवेज बनाने लगती है, जिसे देख प्रेरणा को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन अब वो चाहकर भी क्या कर सकती थी। आए दिन नॉनवेज को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में लड़ाई होती रहती थी, जिसके चलते उनके ससुराल वाले अब काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। KFC का बर्गर खाने का तो मजा ही अलग है। रजनीश, तुम भी एक बार ट्राई करो ना। तुम तो जानती हो ना कि मैं नॉनवेज नहीं खाता। ये तुम ही खाओ। अरे बेबी, एक बार ट्राई तो करो, सच में ये बहुत टेस्टी है। अगर अच्छा ना लगे तो थूक देना। उर्मिला के जबरदस्ती करने पर उर्मिला का पति जैसे ही चिकन बर्गर का एक बाइट खाता है तो उसे अच्छा लगता है। कैसा लगा चिकन बर्गर? अच्छा है ना? अरे हाँ यार, इतना भी बुरा नहीं है, एक और बाइट देना। अपनी नॉनवेज खाने वाली पत्नी की वजह से अब रजनीश को भी धीरे धीरे नॉनवेज खाने का चस्का लगता है। अभी तक तो फिर भी घर में सब कुछ ठीक था लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में तो किसी ने सोचा भी नहीं था। चाची चाची, आप क्या बना रही हो?
चिकन के पकौड़े, तुम खाना चाहोगे? ये बहुत टेस्टी होता है। उर्मिला अपनी जेठानी के बेटे आयुष को चिकन पकौड़ा खिलाती है जो उसे काफी टेस्टी लगता है। अरे वाह चाची, चिकन का पकौड़ा तो बहुत टेस्टी है, एक और दो ना। उर्मिला धीरे धीरे अपनी जेठानी के बेटे को भी चिकन खाने की आदत लगा देती है, जिसका प्रेरणा को बिल्कुल भी पता नहीं होता। आयुष हर रोज की तरह चोरी चुपके अपने कमरे में बैठकर चिकन खा रहा होता है कि तभी प्रेरणा उसे चिकन खाते हुए देख लेती है। किसने दिया तुझे चिकन? बोल, मना किया था ना कि कभी नॉनवेज नहीं खाना। बता रहा है या नहीं, या लगाऊं तेरे कान के नीचे एक। मम्मी मुझे मत मारो, ये तो मुझे चाची ने दिया था। आयुष की बात सुन प्रेरणा गुस्से से तिलमिलाते हुए रसोई में जाती है जहां उर्मिला चिकन सूप बना रही थी। प्रेरणा चिकन सूप का बर्तन उठाकर जमीन पर फेंक देती है और तभी वहां सुरेखा भी आ जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चिकन खिलाने की? आज तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। अब तो आपका बेटा भी चिकन खाता है तो क्या प्रॉब्लम है? मैं तो कह रही हूँ एक बार आप भी खाकर देखिए, फिर आप भी चिकन की दीवानी हो जाएंगी। दोनों देवरानी जेठानी की फिर से एक बार लड़ाई होता देख सुरेखा अपनी दोनों बहुओं पर चिल्ला पड़ती है। बस बहुत हुआ तुम दोनों का, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ तुम दोनों से। जिसको नॉनवेज खाना है खाओ, लेकिन मेरी रसोई में नॉनवेज नहीं बनेगा आज के बाद। तो माँ जी, क्या मैं सड़क पर बैठकर नॉनवेज बनाऊं, आप ये कहना चाहती हैं? नहीं, घर में स्टोर रूम बना है, अब से जिसको भी नॉनवेज खाना होगा वो स्टोर रूम में ही नॉनवेज बनाएगा, लेकिन घर की मेन रसोई में कभी भी नॉनवेज नहीं बनेगा। और अब से अगर तुम दोनों देवरानी जेठानी में वेज और नॉनवेज को लेकर लड़ाई हुई तो दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? अपनी सास के फैसले से दोनों देवरानी जेठानी काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब प्रेरणा पहले की तरह से ही रसोई में वेज खाना ही बनाती है। वहीं उर्मिला स्टोर रूम में एक टेबल रखकर नॉनवेज बनाने के लिए अलग से गैस चूल्हा और बर्तन रख देती है। और जब भी प्रेरणा या रजनीश को नॉनवेज खाने का मन होता तो वो लोग स्टोर रूम में ही नॉनवेज बनाकर खाते हैं। और इसी के साथ दोनों देवरानी जेठानी की वेज और नॉनवेज को लेकर लड़ाई यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी नॉनवेज खाने वाली देवरानी की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।